हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें हमारा जो है लास्ट टॉपिक रहता है अभी, दैट इज़ लिक्विड स्टेट। तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करने हैं वो हैं दैट इज़ डिफ्यूज़न, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और इसके साथ के कुछ एमसीक्यूज रहेंगे लिक्विड स्टेट के टॉपिक के साथ के। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे कुछ हम शॉर्ट इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, दैट इज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड स्टेट है आपको पता है कि सॉलिड और गैशियस के इंटरमीडिएट वाली जो स्टेट होती है दैट इज़ लिक्विड स्टेट। और जो इसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और इसकी जो शेप होगी वो डेफिनेट नहीं होगी। जैसे भी कंटेनर में आप इसको डालोगे वे ये वैसा ही जो है शेप लेगा। ठीक है, तो नॉट अ डेफिनेट शेप। और नेक्स्ट है कैन फ्लो एंड कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ईजिली ये फ्लो कर लेता है। ठीक है, हैव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंप्रेसिबिलिटी। जैसे गैस जो होती है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वैसे जो है लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। सो इसके पास जो है प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंप्रेसिबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो, द डिफ्यूजन इज शोन इन लिक्विड कंपेयर टू गैस बिकॉज इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड क्लोज टू ईच अदर। तो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है लिक्विड में जो होगा शोन होगा लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में। और जो कॉलिजन्स होते हैं ठीक है लिक्विड, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, उनकी कॉलिजन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है वो होता है। लेकिन लिक्विड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होने की वजह से जो डिफ्यूज़न होता है वो प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, सो अगर हम चाहते हैं कि डिफ्यूज़न का क्या मीनिंग होता है। डिफ्यूज़न का मीनिंग होता है लाइक मिक्सिंग होना। ठीक है, एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड का मिक्स होना। कई होता है ना, जैसे मीन्स कोई लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होने में टाइम लगाएगा। ठीक है, लेकिन वो टाइम जो है उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है, मीन्स उसके डिफ्यूज़न को डिक्रीज़ कर सकते हैं विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से ठीक है मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, मूव फास्टर। ओके, उतनी ही कॉलिजन्स होंगी। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न करेक्टर। अब ये डिफ्यूज़न करेक्टर क्या है, ऑब्जर्व्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैविंग सेम पोलैरिटी। मीन्स जो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसे लिक्विड्स जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होने चाहिए। ठीक है, दोनों जो हैं पोलर पोलर होने चाहिए। अगर नॉन पोलर का केस है तो वहाँ पे डिफ्यूज़न करेक्टर जो है वो शो नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक मैंने बॉक्स लिया है उसमें ठीक है जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्पीड ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, तो होता क्या है लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड हो सकता है कईयों की स्पीड जो हो बहुत हाई हो, और हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड मीडियम हो, और कुछ हो सकता है कि कुछ की बिल्कुल ही लो हो। जिनकी स्पीड बहुत हाई होगी ऑब्वियसली उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, और वो क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे लिक्विड से बाहर। ठीक है, सो टेम्परेचर इससे होगा क्या, जब जो जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी ठीक है स्पीड ज़्यादा थी वो क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। और क्या होगा इसके साथ, इवेपोरेशन के साथ क्या होगा, वो लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो वो लिक्विड जो है उसमें क्या होगी, कूलिंग। ठीक है, कूलिंग जो है उसमें हो जाएगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन। अब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन कैसे हो सकता है, ठीक है मीन्स ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इवेपोरेशन पे, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंड है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, इन जो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनका क्या इफेक्ट होगा इवेपोरेशन पे। और थर्ड है सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, ये हमने देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर आप नीचे से बढ़ा रहे हो ठीक है, तो होगा क्या, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है और ज़्यादा हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। तो जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो उनका क्या होगा, इवेपोरेट, वो क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है,
सो नेक्स्ट है द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और ये भी बात है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा रहेंगी तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन मीन्स मॉलिक्यूल तो एक दूसरे से उनकी जो अट्रैक्शन हुई है, ठीक है ना, मीन्स वो तो फ्री नहीं है। जब वो फ्री नहीं है तो इवेपोरेट वो नहीं करेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक मेरे पास ईथर है, दूसरा है इथाइल अल्कोहल और तीसरा है वाटर। इनमें से जो है कौन जो है इवेपोरेट फास्ट करेगा। इवेपोरेट तो तीनों करेंगे लेकिन फास्ट इवेपोरेशन किसकी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको देखना होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लो कि किस में कम है तो उसकी जो इवेपोरेशन उसका प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ईथर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल जो है उसमें कम होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो दैट मीन यहाँ पे ईथर में कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो यहाँ पे यही जो है इवेपोरेट ईजिली कर जाएगा। क्लियर। सो तीनों का कंपैरिजन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईथर जो है इजीली इवेपोरेट करेगा। सो ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया। अब हम सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा मीन्स अगर जो है लिक्विड आपने ऐसे कंटेनर में डाला हुआ है जिसमें सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, ग्रेटर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, उस केस में जो है इवेपोरेशन जो रहेगा ज़्यादा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज़ वेपर प्रेशर की बात करेंगे लिक्विड स्टेट में। तो ये होता क्या है देखो, पहले से समझने की कोशिश करेंगे हम। द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड गो इनटू द वेपर स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। होता क्या है देखो, कोई कंटेनर है और वो कंटेनर क्लोज्ड है, ठीक है। उस कंटेनर का जो है उसमें लिक्विड है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये रेस्ट में था तो आपने थोड़ा उसका टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया। जब आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज़ होगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर स्टेट में आना स्टार्ट कर देंगे। तो जब वो वेपर स्टेट में आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अब द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड गो इनटू द वेपर स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले जो है ये होना चाहिए, ठीक है, तो इसे हम इवेपोरेशन कहेंगे। सो लिमिटेड स्पेस जो आप देख रहे हो ना ऊपर, वहाँ पे क्या होगी, स्पेस बहुत कम होगी, लिमिटेड स्पेस होगी। तो जब ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो होगा क्या, वहाँ पे जो है मींस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मींस कोलिजन्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो आप वेकेंट स्पेस देख रहे हो ऊपर, वहाँ पे वो भर जाएगी स्पेस, कोलाइड, तो वहाँ पे कोलिजन्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड जब कोलिजन स्टार्ट होंगी, कोलिजन्स होंगी किसके साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी होंगी, ठीक है, और जो लिक्विड का सरफेस है उसके साथ भी कोलिजन्स होंगी। ओके, तो जब कोलिजन्स होंगी उनकी, तो जो वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के सरफेस को अट्रैक्ट, मतलब उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, लिक्विड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे ही मीन्स अब वापस आना स्टार्ट हो गए ना, तो वापस जाएंगे, तब इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कंडेंसेशन। ओके, तो देख सकते हो आप, अट्रैक्टिंग बैक टू द लिक्विड, दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। सो सबसे पहले क्या था, इनिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इनिशियली तो इवेपोरेशन हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या होने लगा, यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो था इनिशियली वो हायर था एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन जब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स जो हैं बढ़ गए, ठीक है, ऊपर वेकेंट स्पेस में, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, इवेपोरेशन का कम होना शुरू हो गया और कंडेंसेशन का ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो एक टाइम ऐसा आया जब रेट ऑफ कंडेंसेशन जो था रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल हो गया, और उसे हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विलिब्रियम ही रहेगा, वहाँ पे भी हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हो। सो वेपर प्रेशर आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो था डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ, रेट इक्वल हुए। तो अब ये वेपर प्रेशर यही था कि जो ऊपर जो वेकेंट स्पेस थी वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वेपर स्टेट में, वो नीचे जो है लिक्विड में क्या लगा रहे थे, प्रेशर, ठीक है, उसे ही हम वेपर प्रेशर कहेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड एट
गिवन टेम्परेचर, जो जिसके साथ वो इक्विलिब्रियम में है उसी पे वो प्रेशर जो है अप्लाई कर रहा है। आगे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे फूड जो होता है प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है, क्यों, ये क्या रीज़न हुआ इसका। ठीक है, देखो इसमें आपको रीज़न याद करना है कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड वेरीज विद प्रेशर, अगर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो एंड हैंस द वाटर बॉयल्स एट लो टेम्परेचर एट दीज प्लेसेस। हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, प्रेशर तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो बहुत लो होगा, मीन्स काफ़ी लो होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर जो जो वाटर होता है जो बॉयल करता है, ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, मीन्स वाटर बॉयल करेगा लो टेम्परेचर पे ही, ठीक है, लो टेम्परेचर पे ही क्या करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल। तो ये एक बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है कि अगर एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर आप ले रहे हो, जब वो बॉयल करेगा 1 एटमॉस्फेयर पे, उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर बार में है, 1 बार है, तो वहाँ पे हम बॉइलिंग टेम्परेचर को स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे आप नोट करो, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, दैट इज़ स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, लिटिल बिट इसमें डिफरेंस होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा वो भी ग्रेटर होता है 1 बार से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर की बात करें तो 99.6 डिग्री सेल्सियस होगा, करीब इसको हम कह सकते हैं 372.6 केल्विन। अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वाटर की, दैट इज़ वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये तो हम नॉर्मली पढ़ते भी हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में फ़र्क है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। और हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दैट इज़ वाटर का 373 केल्विन कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे वेरी करेगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का वो कितना होगा, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ही डिपेंड करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा इंक्रीज़ होगा। ऑब्वियसली जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीकर हैं, कम हैं, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, हाई। मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम कैसे होंगी, अगर आप उसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, तो वहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मीन्स स्टेट में, वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेपर स्टेट में जाएंगे, जितने ज़्यादा जाएंगे उतना वेपर प्रेशर होगा, क्लियर। सो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी और वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ डाई इथाइल ईथर एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कह देते हैं, और इथाइल अल्कोहल और वाटर। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं आपके पास। आपको ये बताना है कि किसका जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर देख लेते हैं हम। अभी हमने क्या कहा था, अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया था ना कि जिसका वेपर प्रेशर जो जिसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वीकर होंगी, उसमें जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो डाई इथाइल ईथर है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगी। अगर वीक होंगी तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही हमने लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो ये वाला ऑर्डर जो है करेक्ट आ जाएगा। डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड से, देन ग्रेटर देन इथाइल अल्कोहल, एंड विच इज़ फर्दर ग्रेटर देन वाटर। तो वाटर जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्लियर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इथाइल ईथर का वो लो रहेगा। एक नोट है, नोट आप कर लो यहाँ पे, दैट इज़ व्हेन वी हीट द लिक्विड। जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो ऑब्वियसली एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब वो बॉयल कर रहा होगा तो
तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा उस टाइम पे, ठीक है ना, उसका जो वेपर प्रेशर होगा उस टाइम पे, जो वेपर प्रेशर वो लगा रहा होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। मीन्स बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा वो उसके इक्वल होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, ध्यान से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, देखो सरफेस टेंशन हमने सभी पॉइंट्स पढ़े हैं जिनका जो रिलेशन था दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ था। अब जो सरफेस टेंशन है ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही रिलेटेड है। कैसे, देखो यहाँ पे ना एक साइड पे देखो आप लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स मैंने शो किए हैं, ठीक है। जो तो मॉलिक्यूल्स मींस इसे हम बल्क कहेंगे, जो अंदर वाली साइड है, आप लिक्विड के अंदर वाले साइड्स को, मॉलिक्यूल्स को, जिसको आप कंप्लीट देख रहे हो, ये बल्क हो गया। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनकी जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चारों तरफ से लगेगी, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि सरफेस पे आ गए अब ऊपर से, तो उन पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगी, सिर्फ नीचे से लगेगी, ठीक है ना। तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, मींस उन पे जो नेट फोर्स तो है उन पे, लेकिन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो नेट फोर्स लग रही है वो ज़ीरो है। नेट फोर्स सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस एट द सरफेस। बिल्कुल जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो इम्बैलेंस है। लिक्विड सरफेस इज अंडर टेंशन। तो जब इनको ये अट्रैक्ट करेंगे सरफेस मॉलिक्यूल्स को, तो जो सरफेस होगा, ठीक है, वो अंडर टेंशन हो जाएगा। और जब वो अंडर टेंशन होगा ड्यू टू दिस अनबैलेंस्ड फोर्स, इस अफेक्ट को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और जब जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे तो जो सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन हम नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है ना। हम क्या चाहेंगे कि सरफेस तो उतना ही बना रहे। टू इंक्रीज द सरफेस, अगर आप सरफेस को इंक्रीज करना चाहते हो लिक्विड के, तो आपको जो है बाहर से वर्क करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड सरफेस एनर्जी। क्लियर, तो बाहर से वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो वर्क करना पड़ता है, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर लेंथ। सरफेस टेंशन जो है इसे हम गामा के साथ डिनोट करते हैं। फोर्स ओवर लेंथ जो है इसका फॉर्मूला रहेगा, और जो इसके यूनिट्स रहेंगे आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला दैट इज़ डाइन पर सेंटीमीटर, और न्यूटन पर मीटर भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप वाटर और मरकरी का जो है अप्रॉक्सीमेट सरफेस टेंशन को याद रखना। जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है दैट इज़ 72.75 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन पर मीटर, और जो मरकरी का सरफेस टेंशन होगा दैट इज़ 47.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। सो अगर देखो यही कारण रहता है कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस उसका जो सरफेस है, ठीक है, टॉप सरफेस, वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कारण है कि जो ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मतलब आप कह सकते हो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, वो कैसे होंगे, दैट इज़ जो बबल्स होंगे वो उनका जो सफ़ियर शेप में होंगे वो, ठीक है ना। टू मिनिमाइज़ द सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करने के लिए जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मिनिमाइज़ किया जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, इसी वजह से उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सफ़ियर शेप होती है। कोई भी ड्रॉप देखोगे, कोई भी बबल देखोगे, वो स्फेरिकल शेप में होंगे, ठीक है ना। क्योंकि वही कारण है, अंदर से जो बल्की एरिया है वो क्या कर रहा है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करेगा तो जो सरफेस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होके वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है। क्लियर, सो एग्जाम्पल लिक्विड ड्रॉप्स हैव नियरली स्फेरिकल शेप, मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो सरफेस टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी ये इसका क्या कारण है, देखो अगर आप टेम्परेचर को, मेन जो सरफेस टेंशन हो रही थी एक लिक्विड में, उसकी वजह यही थी ना कि जो बल्क में मॉलिक्यूल्स थे वो टॉप वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर ये हो ही ना, मींस अगर जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट ही ना करें, तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, ठीक है। टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज़ करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी मॉलिक्यूल्स की, और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो तो कम हो जाएंगी,
ठीक है ना, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगी। अगर वो कम हो जाएंगी तो सरफेस टेंशन तो खुद से डिक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ही डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। सो अगर आप इसको डिक्रीज़ कर दोगे, मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन है लिक्विड का, मीन्स सरफेस टेंशन जो होगी वो डिपेंड किस पे करती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है जितने भी कैपिलरी एक्शंस होते हैं, जैसे आप देखते हो ना कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो मीन्स रूट्स होते हैं, ठीक है, तो रूट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पानी को जो अर्थ में वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको सक करते हैं, ठीक है। तो वही तो है कैपिलरी एक्शंस, इन्हीं को हम कैपिलरी एक्शंस कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ राइजेस टू द प्लांट्स थ्रू द रूट्स, ऑयल राइजेस इनटू द विक ऑफ एन ऑयल लैम्प, एंड इंक राइजेस, जो ऑयल राइजेस, कोई भी ऑयल लैम्प होते हैं तो आप उस पर विक डालते हो, ठीक है, जो विक होती है वो उसके थ्रू जो ऑयल है वो राइज करता है। और जो इंक होती है, ये तो हमने किया हो कि इंक राइजेस ऑन अ ब्लोटिंग पेपर, ओके, आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्योंकि ये क्यों होता है, देखो, जो सरफेस टेंशन होती है ना, मीन्स जो सरफेस होता है, सरफेस, वहाँ पे सरफेस टेंशन होती है, सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है दैट इज़ इनवर्ड पुल। इनवर्ड पुल, ठीक है ना, इनवर्ड पुल की जो प्रॉपर्टी होगी, इन्हीं की वजह से ये प्रॉपर्टी कैपिलरी एक्शंस की सेटिस्फाई होती हैं। ओके, सो यहाँ पे यही प्रोसेस है, मीन्स कैपिलरी एक्शंस का आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप बता देना कि ड्यू टू द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी भी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होती है विस्कोसिटी। आपको ये तो पता है ना कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो फास्ट मूव करते हैं और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो मूव करते हैं। इसका कारण, इसका रीज़न है विस्कोसिटी, ठीक है। सो विस्कोसिटी ही इसका मेन रीज़न होता है। विस्कोसिटी है क्या, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड। सो जो रेजिस्टेंस है, रुकावट में रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है ना, फ्लो में, उसे हम विस्कोसिटी कहेंगे, विच अराइजेस ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब जो भी फ्लूइड होता है उसमें लेयर्स होती है, और जो अंदर लेयर्स होती हैं उनमें खुद में ही एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है जो फ्लूइड है वो फ्लो नहीं कर पाता, एंड दे स्लिप पास वन अनदर व्हेन द लिक्विड फ्लोज, ठीक है, एक दूसरे से वो स्लिप करते हैं। तो ये कुछ है रीज़न। देखो सरफेस देख रहे हो ना, सरफेस के जो पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम होगी। मीन्स मैंने कोई लिक्विड लिया है तो वो सरफेस के पास जो है उनकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो ये ना हो, मीन्स सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी कम है, जैसे जैसे मीन्स सरफेस से दूर है मॉलिक्यूल्स उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है। सो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, ठीक है, फ्रिक्शन, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। सो नेक्स्ट आप देख पा रहे हो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। अब ये टू लेयर्स ही हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों पे ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है, तो कितना डिफरेंस है वेलोसिटी में, डिवाइडेड बाय टू लेयर्स में कितना डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला रहेगा। और वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डिनोट कैसे करेंगे, डी यू ओवर डी जेड। अब एक फोर्स तो हमें चाहिए ना जो इस फ्लो ऑफ लेयर्स, मतलब जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको मेंटेन कर सके। अ फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर्स। तो ये फोर्स जो होगी वो एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगी कि जो जिसके साथ मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कम है उनकी वेलोसिटी, उसका एरिया कितना है। और दूसरा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो अभी हमने फाइंड कर लिया, दोनों पे डिपेंड करेगा। दोनों को आप कंबाइन कर दो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो, एंड यहाँ पे ईटा आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो ऐसे यूनिट्स आप लर्न कर लो कि विस्कोसिटी के होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो केजी पर मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट याद रखना, दैट इज़ पॉइस। 1 पॉइस जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब ये कैसे डिपेंड करेगा विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ, देखो, जो है विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होती है, फ्लो ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई
ऑब्वियसली विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो फ्लो तो नहीं होगा ना लिक्विड, तो फ्लो ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर को हाई कर देते हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी, तो उस यहाँ वहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। हाँ जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश, इफ प्रेशर इज 1 बार देन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड डैश ऑफ द लिक्विड। ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में कवर कर दिया कि जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो आप बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या कहोगे, दैट इज़ क्या कहोगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ओके। और जब 1 बार होगा तो उस टाइम बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहोगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो जो 80 का है दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एजर्शन एंड रीज़न। तो आपको ये जो मैंने थ्योरी कवर करवाई है, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आप एजर्शन रीज़न कर लोगे। दैट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। मैंने आपको नोट कहा था कि ये नोट कर लो, तो ये वही है, ठीक है, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल के, उसे हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। बिल्कुल सही है ये। रीज़न क्या दे रहे हैं, एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई। रीज़न जो है इसका एजर्शन का रीज़न नहीं है ये, सो इसका तो इसके साथ कोई मैचिंग ही नहीं है। सो 81 का जो है सी आ जाएगा। एजर्शन तो है करेक्ट लेकिन रीज़न जो है वो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली लोअर देन नॉर्मल, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ये कम होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट किससे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ स्लाइटली लेस देन 1 बार प्रेशर, नो, ये सही नहीं है। मैंने कहा था कि जो 1 बार प्रेशर है वो कम होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो 82 का बी जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आएगा। मीन्स वैसे ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अ लिक्विड कैन एग्जिस्ट ऑनली, लिक्विड कब एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज, इसका आंसर क्या आएगा, बिटवीन ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट, बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर बिटवीन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग टेम्परेचर। ये सही है लास्ट वाला 83 का डी। बॉइलिंग और मेल्टिंग जो टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, उनके बिटवीन जो है लिक्विड जो है एग्जिस्ट करेगा। अभी जो है दैट इज़ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैशियस स्टेट इज़। काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैशियस स्टेट में कैसी रहेगी, तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, मोर देन दोज इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से जो है ज़्यादा रहेगी गैशियस में, क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं वो फार अपार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। सो 84 का जो है ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 85 दैट इज़ अ पिन और अ निडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो पिन होता है या फिर जो निडल होती है वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, इसका रीज़न क्या आएगा, 85 का जो रीज़न आएगा दैट इज़ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉज्ड बाय सरफेस टेंशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फिनोमिना जो है सरफेस टेंशन की वजह से होगा। फर्स्ट है, पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ रिवर रिमेन सेपरेटेड बट दे स्टिक टुगेदर व्हेन टेकन आउट। कि जो पार्टिकल्स होते हैं रिवर के जो बॉटम में तो सेपरेट रह सकते हैं, लेकिन जब उनको बाहर निकालोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, मीन स्टिक टुगेदर हो जाएंगे। अ लिक्विड राइज इन अ थिन कैपिलरी, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो कैपिलरी होती है उसमें जो लिक्विड होगा वो राइज करेगा, ठीक है ना, इनवर्ट पुल की उसके पास प्रॉपर्टी होती है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी फ्रॉम स्फेरिकल बीड इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ऑन द सर्फेस। कहते हैं कि स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं मीन स्फेरिकल बीड शेप बन जाती है उनकी, बिल्कुल ठीक है। तो ये सभी जो है करेक्ट हैं। 86 का जो है डी इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जब ऑयल जो होगा अगर आप उसको वाटर के सर्फेस पे प्लेस करोगे तो क्या होगा, इट विल रिमेन ऑन इट एज अ सफियर, इट विल स्प्रेड एज अ थिन लेयर, इट विल बी पार्शली एज spherical droplets and partially as thin film, it will float as a distorted drop on the water surface। तो इसका क्या आंसर आएगा, दैट इज़ बी आएगा इसका आंसर। इट विल स्प्रेड एज अ थिन लेयर, एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है, उसके ऊपर। सो नेक्स्ट है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज
द विस्कोसिटी क्या होगी। विस्कोसिटी टॉपिक हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी को क्या होगा, ठीक है। तो 88 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ बी, गैसेस में इंक्रीज़ होगा एंड विस्कोसिटी जो है लिक्विड में डिक्रीज़ होगा। क्लियर, गैसेस में इंक्रीज़ होगी और लिक्विड में डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ मैक्सिमम। तो सरफेस टेंशन जो है ये चारों में से किस लिक्विड में जो है मैक्सिमम होगी। 89 का जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज़ H2O। H2O में ज़्यादा होगी सरफेस टेंशन क्योंकि इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा रहेंगी। नेक्स्ट है 90, दैट इज़ 90 इन विच फिनोमिना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये भी थ्योरी में आया था कि जो है वाटर वेपर में वाटर जो है चेंज हो रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। सो 90 का ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है द लिक्विड विच हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़। मीन्स इन चारों में से आपको बताना है कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो किस में फास्ट रहेगा। दैट इज़ पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, अल्कोहल, वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ए, पेट्रोल में, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई रहेगा, बाकियों में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। दैट्स वाई इवेपोरेशन प्रोसेस कम रहेगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विल बी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको बताना है कि विस्कोसिटी किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, कौन कौन सी लिक्विड में कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो ग्लिसरॉल में ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। मीन्स सी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ग्लिसरॉल में ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू वाटर। देन मिथाइल अल्कोहल उसमें ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू डाई मिथाइल ईथर। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक एजर्शन रीज़न है, यहाँ पे देखो लिक्विड्स टेंड टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट देयर सरफेस। क्या ये बात सही है कि लिक्विड के सरफेस पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। और रीज़न कहा है इन्हों कि स्मॉल लिक्विड ड्रॉप हैव स्फेरिकल शेप, ये तो उसका कोई रीज़न ही नहीं हुआ, ठीक है। पहली बात तो इसकी जो एजर्शन है वो ही गलत है, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं रहते, एजर्शन गलत है। लेकिन रीज़न जो है वो सही है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप हैव स्फेरिकल शेप इनकी होती है। तो 93 का जो है डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट सरफेस टेंशन। लोएस्ट सरफेस टेंशन जो है किसके पास होगी, 94 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ हेक्सेन, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है वाटर में। और आप देख रहे हो यहाँ पे OH यहाँ पे क्या है, दैट इज़ अल्कोहल की फॉर्म है, तो इनमें इंट्रैक्शंस ज़्यादा रहेंगी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा रहेंगी। तो यहाँ पे जो है लोएस्ट सरफेस टेंशन नहीं रहेगा, तो हेक्सेन इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इज़ 95 क्वेश्चन देखो, वाटर ड्रॉपलेट्स वाज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स स्फेरिकल शेप इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी बट मरकरी डज। वाटर जो होंगे वो तो अपनी स्फेरिकल शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन जो मरकरी है सरफेस पे नीचे जब फ्लोर पे आप गिराओगे तो वहाँ पे मरकरी रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। फर्स्ट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी बिटवीन एटम्स ऑफ मरकरी इज़ वेरी हाई देन दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ वाटर। बी है सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज़ वेरी हाई। बिल्कुल दोनों जो है ए और बी इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, मीन्स करेक्ट रीजंस हैं इसके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपनी स्फेरिकल शेप को जो मरकरी है वो मेंटेन रखेगा। ओके, सो बोथ जो है ए एंड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये देखो यहाँ पे क्या है, कंसीडर द केस ऑफ हनी फ्लोइंग ओवर अ स्लोप। आपको दो स्लोप्स दे रखी हैं, ठीक है, इन पे हनी गिराना है आपको और आपको बताना है कि किस में जो होगा मीन्स जो हनी होगा वो किस में फ़्लो फास्ट करेगा या किस में स्लो करेगा, ठीक है। देखो क्या सरफेस को देख के पता चल रहा है कि किस में फ़्लो फास्ट करेगा और किस में फ़्लो स्लो करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है वेलोसिटी विद विच हनी इज़ फ्लोइंग इज़ अ स्लोअर इन ए देन बी। कहते ए में स्लो करेगा, ठीक है ना, स्लो मूव होगा, और बी में फास्ट मूव होगा क्योंकि एंगल जो है एंगल
दिख रहा है हमें कैसा है। एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे तो जो हनी है उसकी वेलोसिटी कहते हैं इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ है तो बताओ इसका 96 का आप सोचो क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे, ठीक है, और बी ऑप्शन है ओनली फर्स्ट सही है, सी ऑप्शन है ओनली सेकंड सही है, और डी ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ओके, तो 97 क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ से, मीन्स 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट होंगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है इनकरेक्ट। दैट इज surface tension is the force acting per unit perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid। ये तो बिल्कुल सही है कि surface tension जो होती है वो क्या होती है, that is force over length, force per unit length। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया भी है थ्योरी में। एंड सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सरफेस कहते कि जो होगी वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज़ होगी, ये तो नहीं मैंने बताया था। मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होगी, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो सरफेस पे उतनी अट्रैक्शन नहीं लगेगी, ठीक है। बी जो है वो इसका इनकरेक्ट है, सो 97 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी उन्होंने ऐसे यूनिट दे रखे हैं आपको सरफेस टेंशन के, वो भी सही है। विस्कोसिटी इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, बिल्कुल विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस की तरह होती है फ्लो में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिक्विड स्टेट हो गया। एंड इसकी थ्योरी प्लस MCQs मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।